आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में, किसकी क्या क्या विशेषता है, यहाँ का जो आर्थिक जीवन था ये कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, ये सारी इसकी विशेषता के अंतर आ जाता है। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। और हाँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा हो, क्योंकि ये डे 1 डे 2 करके कंटिन्यू चल रहा है, तो आप जाके पहले अच्छे से उसको देखो, तब ये आगे का आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पार्ट वाइज जैसे चल रहा है, तो इसलिए। तो इसमें सबसे पहले जो विशेषता है वो है राजनीतिक संगठन। तो वहाँ पे जो राजनीतिक संगठन था वो कैसा था। तो जो A.L. वासम है, उन्होंने क्या कहा है, इनका मानना था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, पुरोहितों का शासन था। यानी कि यहाँ जो शासन था वो किसका था, पुरोहितों का शासन था, वो ऐसा मानते थे। कौन मानते थे? A.L. वासम। खंड के अनुसार यहाँ शासन जनतांत्रिक पद्धति में थी। यानी कि जो एक और पुरातात्विद है, ऐसे ही जैसे A.L. वासम बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध पुरातात्विद है, इतिहासकार है, वैसे ही एक हंडल भी है, ये भी काफी प्रमुख है। इनके अनुसार क्या है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी कैसी थी, जनतांत्रिक पद्धति पे थी। ऐसे ही एक और है डॉक्टर R.S. शर्मा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि यहाँ के जो लोग थे, इनका जो ध्यान था, ज्यादातर जो ध्यान था इनका वो वाणिज्य और व्यापार की तरफ था। इसलिए इन्होंने इसको वाणिज्य वर्ग के शासन भी कहा है। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे जो शासन था वो किसका था, वाणिज्य वर्ग का था, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो अपना ध्यान केंद्रित करते हो किधर करते हैं, व्यापार और वाणिज्य की तरफ। स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। उन्होंने स्टुअर्ट पिगट ने बताया कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो की राजधानी है वो कैसी है, जुड़वा है, ये एक दूसरे ट्विंस है। उन्होंने बताया कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो की राजधानियां जो है ये जुड़वा है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन यहाँ पे कैसा था, तो विशिष्ट वर्ग जो नगर से जुड़ा हुआ था। यहाँ के जो लोग थे, इनको यहाँ पे जो वर्ग थे वो 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया था। यानी कि जो वर्ग थे वो 3 तरीके से विभाजित थे। प्रथम वर्ग कौन से थे, विशिष्ट वर्ग थे, जो कहाँ से जुड़े हुए थे, नगर से जुड़े हुए थे। दूसरे पे आता है मध्यम वर्ग थे, ये सामान्यतः जो थे नॉर्मल वाले थे। तीसरे जो थे कमजोर वर्ग थे, और ये कमजोर थे इसी के कारण ये कहाँ रहते थे, ये निचले हिस्से में रहते थे। ये जो शहर था, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि जो केंद्र थे वो जो शहर 2 भागों में डिवाइड था, एक तो दुर्गम और दूसरा निचला शहर। तो जो थर्ड कैटेगरी के जो ये लोग आते थे ये बहुत ही ज्यादा कमजोर वर्ग थे, और ये कहाँ रहते थे, जो शहर थे उसके निचले हिस्से में। इसके साथ साथ इसमें एक और ये भी था कि यहाँ ना ज्यादातर जो मूर्ति मिली है हमें वो नारी की मिली है, मृद मूर्ति मिली है। नारी जो थी मृद मूर्ति, ऐसे हमें काफी सारे वहाँ पे मिले, तो जिसके कारण यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे मातृ प्रधान था। और हाँ, इनको मातृ देवी की संज्ञा भी दी गई थी। जो मृद मूर्ति मिले हैं, जो प्रशासन के एक तरीके से माना गया था वहाँ पे, तो इसलिए इसके कारण जो मृद मूर्ति थी, जो नारी की थी, उनको मातृ देवी की संज्ञा भी दी गई थी। ये भी सामाजिक संगठन के अंदर ही आ जाता है। इसके साथ साथ सामाजिक संगठन में ही एक लोथल और कालीबंगन। लोथल से 3 युगल स्वधान मिले हैं, और एक कालीबंगा से जो है 1 स्वधान मिले हैं, जिससे वहाँ जो इतिहासकार है, जो पुरातात्विद है, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पे सती प्रथा जैसी भी कोई व्यवस्था रही होगी, क्योंकि कालीबंगन और लोथल से एकल युगल समाधान मिले हैं, यानी कि सिंगल जो थे मूर्ति मिले, तो उनसे उनको ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया यहाँ पे सती प्रथा जैसी व्यवस्था भी रही होगी। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। हम स्टार्टिंग में भी हमने देखा जो R.S. शर्मा थे, उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ के जो लोग थे वो वाणिज्य और व्यापार की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते थे। तो सेम यहाँ पे भी आर्थिक जीवन में ये चीज आ जाती है कि जो इनका मुख्य आधार था, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनका जो मुख्य आधार था वो क्या था, शिल्प था, कृषि था, व्यापार था। और यहाँ के जो जीवन थे, यहाँ का जो ये आर्थिक जीवन था, ये काफी ज्यादा विकसित था, क्योंकि ये किस पे आधारित था,
कृषि, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, इन्हीं सब चीजों पे ये आधारित था। और इसी के अंदर एक चीज ये भी आ जाती है, जैसे कि उस टाइम पे मुद्रा नहीं था। इस हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो उस टाइम पे क्या था, किसी भी तरीके की कोई करेंसी नहीं थी, कोई मुद्रा नहीं था। तो अब हम सोचेंगे कि आर्थिक जीवन चलता कैसे था। जैसे वो व्यापार करते थे, तो जो वो सामान बेचते थे उनको पैसे कहाँ से मिलते थे? तो उनको जो पैसे मिलते थे, जैसे कि पैसे नहीं मिलते थे उस टाइम पे, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जैसे कि जैसे हमने यहाँ पे बात किया कि यहाँ पे कृषि होता था, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो एक आदमी है राम, दूसरा है श्याम। काम करते हैं, श्याम को हम देते हैं पशुपालन का काम और राम को दे देते हैं हम कृषि का। राम ने खेती की गेहूं की, श्याम के पास है गाय भैंस वगैरह, तो उसके यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन काफी अच्छा हो रहा है। तो जो राम है उसको चाहिए दूध चाहिए, तो जो श्याम है उसको गेहूं की आवश्यकता होगी। तो क्या करेंगे कि वो एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे। यानी कि हम इस काल में ये देख सकते हैं वस्तु विनिमय की प्रणाली थी। यानी कि जिसको जो चीज की आवश्यकता होगी, पहले तो उसको वो खोजना पड़ेगा कि वो किसके पास मिल रहा है, और साथ में उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसकी आवश्यकता उसको है या नहीं है। तो इस तरीके से जैसे हमने देखा कि श्याम से उसने जो मिल्क थी उसने वो खरीदी, और जो राम से जो श्याम था उसने क्या खरीद लिया? गेहूं खरीद लिया। तो इस तरीके से दोनों की आवश्यकता भी फुलफिल हो गई और दोनों का व्यापार भी हो गया। तो इसी तरीके से उस टाइम पे वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी वो प्रचलित थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मुद्रा नहीं था। तो ये इसी तरीके से आर्थिक जीवन में भी एक आधार था मुद्रा का, जो कि उस टाइम पे मुद्रा नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं कृषि का। तो इस टाइम पे जो कृषि थी, यहाँ पे 9 तरीके से खेती की जाती थी। जो कृषि होता था यहाँ पे 9 तरीके के जो फसल थे वो उगाए जाते थे। और जो ये हड़प्पाई गांव थे कहाँ पे स्थित थे? प्लावन गांव में स्थित थे। कहाँ पे स्थित थे? प्लावन गांव में स्थित थे। 9 तरीके की फसलें यहाँ उगाई जाती थी। जैसे जो गेहूं की किस्में थी वो कितने तरीके की थी? 3 तरीके के। यानी कि जो गेहूं थे वो 3 किस्म के उगाए जाते थे। जो जौ थे वो 2 किस्म के उगाए जाते थे। कपास उगाए जाते थे, खजूर उगाए जाते थे, मसूर उगाए जाते थे, सरसों उगाए जाते थे, तिल उगाए जाते थे। तो ये सारी फसलें जो थे वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो समय थे उस टाइम पे लोग ये उगाते थे। इसके साथ साथ हमें वहाँ पे कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं। जैसे सोतुगई अफगानिस्तान से हमें कुछ नहरों के अवशेष मिले, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे खेती में सिंचाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा, इन नहरों का। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई के लिए तो चाहिए ना नहर। तो नहरों का अवशेष हमें मिला है, जिससे हमने ये अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे कृषि के कार्य में सिंचाई एक अहम भूमिका निभाता है, और ये किससे? नहरों से। इसके साथ ही हमें चौलिस्तान व बनावली से कुछ मिट्टी के हल जैसे खिलौने के रूप में होते हैं ना, वो हमें अवशेष मिले हैं। हमने कल की वीडियो में भी बात किया था कि जो वो अपना जीवन यापन करते थे उसमें एक था पशुपालन कृषि। वैसे ही तो यहाँ पे भी क्या था, जब वो खेती कर रहा है तो उसे खेत जोतने के लिए क्या चाहिए? हल चाहिए। हल के लिए क्या चाहिए? बैल भी तो चाहिए ना जोतने के लिए। तो बिशप के अवशेष मिले, जिससे पता चलता था कि वो बैलों का यूज करते थे खेत जोतने के लिए, और हल का भी। तो हल का जो था एक खिलौने के रूप में अवशेष मिला है, जो कि मिट्टी का है। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन की। तो इस काल में खेती के साथ साथ पशुपालन का भी विशेष ध्यान दिया गया था पशुपालन की तरफ। यानी कि वो खेती तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी वो करते थे। हड़प्पाई स्थलों से जानवरों की हड्डी के अवशेष मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे भेड़, भैंस, सुअर, बकरी आदि जानवर पालते थे। ये जो थे पालतू जानवर थे उस टाइम के। और जो सांड था वो वहाँ का प्रिय था। एक ऐसा भी कहा गया है कि जो सांड था वहाँ का प्रिय जानवर था पालतू में। अब हम बात करते हैं शिल्प तथा उद्योग धंधे के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि जो हड़प्पा काल है, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, कैसे इसका नाम सिंधु पड़ा, कैसे इसका हड़प्पा पड़ा। उसके साथ साथ ही इसको ब्रोंज एज कहा गया, कांस्य युग भी कहा गया।
क्योंकि इस काल में कांसों का प्रयोग करने लग गए थे, पीतलों का भी यूज करना वो सीख गए थे। और कांस्य युग में तांबा जो था खेतरी से मंगाया जाता था, इसके साथ ही बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था, जो कांस्य युग कहा गया था इसीलिए। और यहाँ पे तांबे का प्रयोग करने लग गए थे, तो इसलिए कहाँ से मंगाया जाता था, खेतरी से मंगाया जाता था और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। ये हमें अवशेष मिले हैं कि उस टाइम पे ये तांबे का प्रयोग करना सीख गए थे। प्रमुख उद्योग जो थे वो वस्त्र उद्योग थे, सूत काटना, धागे बनाना, कपड़े सिलना, मतलब वो जो थे उस टाइम पे जो प्रमुख उद्योग थे ये क्या थे, वस्त्र थे। वस्त्र उद्योग को उस टाइम पे प्रमुख माना, क्योंकि उस काल में कपड़े लोग पहनना सीख चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं युद्ध संबंधी उपकरण। तो युद्ध संबंधी उपकरण की अगर हम बात करें तो हमें ज़्यादा वहाँ से अवशेष नहीं मिलते हैं, ऐसा कुछ भी अवशेष नहीं मिलता जो काफ़ी डरावना हो या फिर युद्ध में यूज किया गया हो, ऐसा कोई अवशेष हमें वहाँ से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काफ़ी शांति प्रिय थे, मिलकर रहते थे, सद्भावना था उनके अंदर, प्रेम था, तो ज़्यादा हमें युद्ध के बारे में वहाँ से पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी खोज करने पे वहाँ से हमें तांबे व पत्थर का प्रयोग करने वाले कुछ जैसे कि भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, मिट्टी की गोली, ये सारे अवशेष मिले हैं, परंतु इनको देख के कहा नहीं जा सकता कि युद्ध में इनका प्रयोग किया जाता होगा। बर्तन निर्माण कला, ये भी एक विशेषता है बर्तन निर्माण कला। अब तक क्या था, वो चाक का प्रयोग करते थे, मिट्टी का बर्तनों का यूज करते थे जिसमें वो अपने ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर करके रखा जा सके, खाना को स्टोर करके रखा जा सके। लेकिन अब क्या हुआ, वो मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा यानी चाक के प्रयोग की अपेक्षा वो हस्त निर्मित बर्तन अधिक बनाने लग गए थे। और हमें इसके अवशेष भी मिले हैं जैसे कि मृदभांड, वहां से एक अवशेष मिला जिससे हमें ये पता चलता है कि चाक की अपेक्षा वो हस्त निर्मित बर्तन अधिक वहां पे बनने लग गए थे। अब हम बात करते हैं वहां की लिपि के बारे में। तो हमने इसको कल भी डिस्कस किया था, लिपि जो कि रहस्यात्मक लिपि बनकर रह गई है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वर्णात्मक नहीं है, ये एक चित्रात्मक लिपि है जो चित्रों के रूप में था, जैसे वो चित्रों के रूप में से मुहरों पे बनाए गए हो। और ये जो था ये दाएं से बाएं ओर लिखने वाली थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट की तरफ ये लिपि लिखी जाती थी। और इसमें जो थे 375 से लेके 400 तक के बीच में जो शब्द थे उसका इतने शब्द को रखा गया था और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद हम करते हैं धार्मिक मान्यता के बारे में कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे। तो उस टाइम पे धर्म को मानते थे और ऐसा हमें अवशेष मिला है, जैसे कि विशाल स्नानागार हमने वहाँ पे देखा। जब हमने नगर नियोजन प्रणाली की बात की थी तो विशाल स्नानागार देखा था, अन्नागार भी देखा था, वहाँ का जो गृह स्थापत्य तो किस तरीके से बना हुआ था, ये सारी चीजें हमने उसमें देखा। तो उसी में से एक आया स्नानागार। जब हमने बात किया था कि वहाँ पे 700 के करीब कुएं पाए गए थे और 8 स्नानागार पाए गए थे, विशाल 8 स्नानागार। तो उनको देख के क्या अंदाजा लगाया सकता, उनको देख के तो ये लगाया जा सकता है ना कि ये जो विशाल स्नानागार थे ये किसी विशेष अनुष्ठान के लिए बनाया गया हो कि उस टाइम पे स्नान करने के लिए। तो इस तरीके के अवशेष हमें मिले हैं। कालीबंगन से व लोथल से हमें कुछ स्नानागार और वेदियाँ भी मिले, वेदी, जिससे यह पता लगाया गया है कि उस टाइम पे विशेष अनुष्ठान को हवन वगैरह करने के लिए इनका प्रयोग करते होंगे। पेड़ पौधों व वृक्ष के टहनियों पर नर नारी व हथियार लिए पुरुष की चित्र वगैरह भी मिले हैं, जिससे यह पता लगाया गया कि हो सकता है उस टाइम पे लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे, यानी कि धार्मिक मान्यता थी। मुहर पर एक सिंग वाला जानवर भी पाया गया। हमें कुछ मुहरे प्राप्त हुए हैं जिस पर एक सिंग वाला जानवर का चित्र बना हुआ है जिसको श्रृंगी कहा जाता था। इसके साथ साथ पत्थर के शंक्वाकार यानी कि मतलब इस टाइप में कुछ जैसे लिंग होते हैं, शिवलिंग के टाइप के कुछ पत्थर मिले हैं जिसको देख के ये लगता है कि उस टाइम पर इस शंक्वाकार वस्तु को लिंग के रूप में मानते थे, उनकी पूजा करते थे। इसके साथ साथ पशुपति की मोहरे भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा मृद मूर्ति भी मिले, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो नर नारी थे मृद मूर्ति के उन्हें मिले हैं जिनको मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद पालथी मारकर एक योगी मुद्रा में बैठा एक व्यक्ति पाया गया है जिसको शिव की संज्ञा भी दी गई है या फिर किसी देवते से कंपैरिजन किया गया है।
कि मतलब भगवान मान के उसकी पूजा की जाती होगी। तो ये थे धार्मिक मान्यता। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता जब इतना कुछ था तो इसका पतन कैसे हो गया। तो इतिहासकारों में इसका मतभेद है, इसके पतन को लेके काफी मतभेद रहता है कि मतलब कोई कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण हो गया, तो कोई जलवायु का कारण बताता है, लेकिन इसका जो रीजन है ये भी हो सकता है कि वनों की कटाई के कारण अधिक ज्यादा वन कट गए, और इस भूकंप आने के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे जलवायु परिवर्तन, तो ये सब कारण हो सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो आर्यों का कारण तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है भूकंप के कारण, अधिक ज्यादा जब भूकंप आता है, प्रलय होती है, तो उस कारण हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो एकदम से कोई व्यक्ति जैसे कि एग्जाम्पल में समझे तो कोई व्यक्ति रह रहा है ठंड में, अगर हम बात करें मछली की तो मछली रहता है पानी में, तो मछली जो कहाँ रहती है वो पानी में रहती है, लेकिन अगर हम उसको एकदम से बाहर निकाले तो क्या होगा। एक कहानी भी है, कविता है शायद, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बाहर निकालो मर जाएगी मतलब क्या है, वो उसका जो जलवायु है वो मतलब वो ठीक से सहन नहीं कर पाएगी ना, मतलब उसको पानी में रहना है, उसको बाहर निकाल दो तो मरेगा ही, मरेगी जो भी है। तो इसी तरीके से वो एडजस्ट नहीं कर पाए, हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो और उसके बाद वो एडजस्ट नहीं कर पाए, और जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी बताते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं ऐसे हुए होंगे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये सब कई सारे कारण है। बाढ़ के कारण आता है कि काफी ज्यादा भयानक सा बाढ़ आया हो जिसके कारण सब कुछ बह के चला गया हो। खैर, बाढ़ का भी एक कारण बताया जाता है कि बाढ़ आने के कारण भी हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये सब कई कारण है। अब हम बात करने वाले हैं लोथल के बारे में, धोलावीरा और कालीबंगन बनावली। थोड़ा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इनका जो नाम है इसका मतलब क्या है और इसकी खोज कब हुई। तो जो लोथल है इसको लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो काफी सारे अवशेष है, ज्यादा अवशेष जो मिले हैं यहीं से मिले हैं, तो जिसके कारण इसको लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और लघु मोहनजोदड़ो, अगर आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आते थे, जीके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं, तो वहाँ पे कोई पूछे क्वेश्चन में कि लघु हड़प्पा किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1954 ईस्वी में किसने किया था, SR राव ने किया था। 1954 में SR राव ने की थी इसकी खोज लोथल की। और ये कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे पे ये लोथल स्थित था। मतलब जिस टाइम हड़प्पा सभ्यता का था, अब तो कुछ और नाम है, चेंज हो गया। तो जो लोथल के अगर मैप में बोला जाए कि इसको मैप में वो शो करो, तो ये गुजरात में शो करा देना, मतलब गुजरात के जो है ना हिस्सा उसमें आप इसमें फिल करना, तो आपके मार्क्स जो है काउंट हो जाते हैं, मतलब ठीक होता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना गुजरात में, तो गुजरात में आप इसको लिख देना। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो ये जो था ये एक आयतकार नगर था, और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था, जैसे कि किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। और इसको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दूसरा नगर भी कहा जाता है। किसको, धोलावीरा को सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। किसको, धोलावीरा को। उसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगन की। तो जो कालीबंगन है कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। और कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया। और इसकी जो खोज थी 1991 में अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज कब हुई थी, 1991 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और ये प्राचीन सरस्वती एवं दुष्यति नदी के बीच में स्थित था। बनावली अब आता है। बनावली ये हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। और इसकी जो खोज हुई थी 1974 ईस्वी में RS विस्ट ने इसकी खोज की थी। RS विस्ट ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें मिट्टी का हल, हमने अभी वीडियो में बात की थी इससे पहले, और आज भी हमने बात किया है कि यहाँ से मिट्टी का हल मिला है और बहुत ही बढ़िया किस्म के जौ यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये थी बनावली, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, और इसके साथ हमने हड़प्पा की जो विशेषता थी, पतन था, कैसे उसका नाम था, हमने सारी चीजें कवर कर ली है। आई होप अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हड़प्पा सभ्यता क्या था, यहाँ की लिपि कैसी थी, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक कैसा था, सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को रख सकते हैं। मैं आपके डाउट का आंसर करूंगी, आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और हाँ, मिलते हैं हम
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।